नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमने बिहार में आने वाले जो नर्सिंग लिखित परीक्षा है जो BTSC के माध्यम से होने वाली है उसके लिए हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है एक टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक बात बता दें कि V2 नर्सिंग आप लोगों के लिए लाया है एक कंपटीशन का बुक है जो कि थ्योरी और MCQ के साथ है। उसके बाद अगर आपकी तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आपको अच्छे से आपका असेसमेंट करना है तो उसके लिए एक क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है जिसमें से करीब 8 साल में जितने भी एग्ज़ाम नर्सिंग से हुए हैं भारत में, इंडिया में, उसका क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग BTSC स्टाफ नर्स की जो आगामी वैकेंसी है उसकी तैयारी यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कौन से लिए हैं। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसका सीरीज 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन से इंजेक्शन की जगह अस्थायी निशान बन जाते हैं? वह कौन सा वैक्सीन है, वह कौन सा टीका है जिसको देने के बाद जिस जगह पे दिया जाता है उस जगह पे एक परमानेंट मार्क्स, अस्थायी निशान बन जाते हैं? शायद आपने देखा होगा आपके जो लेफ्ट हैंड हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको इंजेक्शन, आपको टीका लगा होगा तो आपके वहाँ पे एक मार्क बन जाता है जो कि मार्क्स है वो किस वैक्सीन का है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आपका BCG, बी है आपका पोलियो, सी है आपका मिजिल्स, जबकि डी है आपका MMR। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो अस्थायी निशान बनाने वाले वैक्सीन है वो ऑप्शन ए यानी कि BCG है। ठीक है, BCG का टीका आपको पता है जन्म के साथ ही लगाए जाते हैं और BCG का टीका लगाने के बाद आपके जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपरी हिस्से में एक मार्क बन जाता है आपको, जो कि अस्थायी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, BCG। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, नवजात शिशु में टेटनस बीमारी हो सकती है। नवजात शिशु कौन होता है? 0 से 28 दिन। ठीक है, तो 0 से 28 दिन के बच्चों में टेटनस बीमारी हो सकती है। कब हो सकती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका संक्रमित कैंची से एम्बिलिकल कोड को कट करने से। संक्रमित कैंची यानी कि गंदा सीजर से, ठीक है, इन्फेक्टेड सीजर से एम्बिलिकल कोड को काटने से। बी है आपका एम्बिलिकल कोड पर डर्टी सब्सटेंस अप्लाई करने से। सी है आपका गर्भावस्था के दौरान टीटी का टीका नहीं लगवाने से, जबकि डी है आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए क्या है। संक्रमित कैंची से एम्बिलिकल कोड को काटने से, एम्बिलिकल कोड पर डर्टी सब्सटेंस, डर्टी मीन्स कहता है गंदगी, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान टीटी यानी कि टेटनस टॉक्साइड का टीका नहीं लगवाने से, जबकि डी है आपका उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है। ठीक है, अगर आप ये तीनों ऑप्शन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको टेटनस की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर आप संक्रमित कैंची से एम्बिलिकल कोड को काटते हैं तो उसमें भी टेटनस हो सकता है। एम्बिलिकल कोड पर अगर आप किसी डर्टी सब्सटेंस यानी कि कोई गंदा चीज़ अगर जो अप्लाई करते हैं तो उससे भी हो सकता है। जबकि आप प्रेगनेंसी के समय अगर आप टीटी का टीका नहीं लिए हैं तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में टेटनस हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, लॉकजॉ ट्रिस्मस किस बीमारी के लक्षण हैं? ठीक है, लॉकजॉ जिसमें से जबड़ा क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। ट्रिस्मस किस बीमारी के लक्षण है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका डिप्थीरिया, बी है आपका पर्टुसिस, सी है आपका मिजिल्स, जबकि डी है आपका टेटनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपको बता दें कि लॉकजॉ, ट्रिस्मस, ओफिस्टोटोमस, ये सब जो लक्षण है ये ऑप्शन डी यानी कि टेटनस के लक्षण है। ठीक है, टेटनस के कंडीशन में आपको लॉकजॉ भी देखने को मिलेगा, ट्रिस्मस देखने को मिलेगा, और एक होता है ओफिस्टोटोमस जिसको कि आप धनुष टंकार कहते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण किस में दिखाई देंगे? तो आपको टेटनस में दिखाई देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेटनस। ठीक है, ओफिस्टोटोमस में आपको एक चीज़ बता देते हैं, उसमें क्या होता है, जो पेशेंट को टेटनस होता है और टेटनस का लास्ट स्टेज अगर जाता है तो उससे धनुष टंकार की बीमारी होती है, लक्षण होता है। ठीक है, धनुष टंकार। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इस प्रकार से धनुष के जैसा उसका बॉडी इस तरह से मूव कर जाता है। अगर हम इधर हेड माने तो हेड से इधर अगर जो पैर माने तो इस प्रकार से उसका स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है टेटनस, अगर जब वो लास्ट स्टेज में चला जाता है तब। हम आपको एक पिक्चर से आप देख लीजिएगा किस प्रकार का लक्षण होता है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
WHO ने भारत को कब पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया है? आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ऑलरेडी पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। और कब मुक्त हो गया है? WHO ने अनाउंस किया है। आप देखिए ऑप्शन ए है आपका 13 जनवरी 2011, जबकि बी है आपका 27 मार्च 2014, जबकि सी है आपका 10 जनवरी 2010, जबकि डी है आपका 15 जनवरी 2018। पोलियो फ्री मतलब कि अब पोलियो के एक भी पेशेंट नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। पोलियो के एक भी पेशेंट का केस अभी नहीं आ रहा है। तो कब से नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, 27 मार्च 2014, ठीक है। 27 मार्च 2014 के बाद से अभी तक जो है भारत में एक भी पोलियो का पेशेंट जो है नहीं देखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में पोलियो का अंतिम मरीज कहाँ चिन्हित किया गया था? कब घोषित किया गया फ्री? 27 मार्च 2014 को। और कहाँ सबसे लास्ट मरीज मिला था उनको? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका गुजरात, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है आपका महाराष्ट्र, जबकि डी है आपका झारखंड, ठीक है। तो पोलियो का जो लास्ट पेशेंट मिला था वो आपका पश्चिम बंगाल में मिला था, वेस्ट बंगाल जिसे आप कहते हैं, जिसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो इसके जो लक्षण आने शुरू होते हैं पोलियो का वो 7 से 14 दिन का होता है, ठीक है। और यह जो है फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है, फीको ओरल रूट से। चलिए एक लास्ट पेशेंट कब मिला था? 27 मार्च 2014। कहाँ मिला था? तो पश्चिम बंगाल में। 27 मार्च के बाद क्या हो गया? पोलियो फ्री हो गया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीरम हेपेटाइटिस का अन्य नाम क्या है? सीरम मतलब आप जानते हैं ब्लड होता है, ठीक है। ब्लडी हेपेटाइटिस या ब्लड से रिलेटेड हेपेटाइटिस का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका हेपेटाइटिस ए, बी है आपका हेपेटाइटिस बी, सी है आपका हेपेटाइटिस सी, जबकि डी है आपका हेपेटाइटिस डी, ठीक है। तो आपको बता दें सीरम हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। क्योंकि यह जो है कंटामिनेटेड ब्लड से फैलता है, ब्लड टू ब्लड इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक होता है आपका इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है, जो कि आपको हेपेटाइटिस ए को कहा जाता है, ठीक है। यह जो है फीको ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। ये ब्लड टू ब्लड नहीं ट्रांसमिट होता है, जबकि ये एक दूसरे से खांसने छींकने से जो है फैलता है, हेपेटाइटिस ए। जबकि हेपेटाइटिस बी ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट कौन है? होस्ट मतलब जापानी इंसेफ्लाइटिस के जो बैक्टीरिया वायरस हैं उसको कौन ढोता है, उसका होस्ट कौन है, या किसके अंदर जापानी इंसेफ्लाइटिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका पिग यानी कि सुअर, बी है आपका ह्यूमन मनुष्य, सी है आपका मस्क्यूटो मच्छर, जबकि डी है आपका बर्ड यानी कि पक्षी, ठीक है। तो आपको बता दें जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो होस्ट है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पिग यानी कि सुअर, ठीक है। सुअर के बॉडी में जापानी इंसेफ्लाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में अंधता यानी कि ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? तो हमने आपको कई पिछले वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो भारत में ब्लाइंडनेस का जो मुख्य कारण है वह कौन है? आप याद कीजिएगा तो आंसर बताइए हमें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका ग्लूकोमा, बी है आपका कैटरेक्ट, सी है आपका रिफ्रैक्टिव एरर, जबकि डी है आपका कॉर्नियल अल्सर। तो भारत की बात कर रहे हैं हम, तो भारत में जो अंधापन का जो मुख्य कारण है वो ऑप्शन बी यानी कि कैटरेक्ट है। इसका हिंदी होता है आपका मोतियाबिंद, ठीक है। मोतियाबिंद जो है ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण है भारत में। अगर विश्व में बात करें, वर्ल्ड में बात करें तो ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो काला मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है, काला मोतियाबिंद। तो भारत में अंधता का ब्लाइंडनेस क्या होगा मुख्य कारण? तो कैटरेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एडल्ट्स, मतलब नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है एडल्ट में कितना होता है, ठीक है। ग्लूकोज यानी कि मधुमेह आप जैसे जानते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ का स्तर चेक किया जाता है, शुगर का लेवल चेक किया जाता है। तो फास्टिंग ब्लड में कितना होता है ग्लूकोज का लेवल? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका मोर देन 126 मिलीग्राम
बी है आपका 70 से 110 मिलीग्राम, जबकि सी है आपका 60 से ज़्यादा मिलीग्राम, मोर देन 60, जबकि डी है आपका 150 टू 180 मिलीग्राम। ठीक है, तो आपको बता दें नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो उसका जो लेवल है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 70 से 110 होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, अगर जो इससे ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ की श्रेणी में आ जाता है वो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस लेवल में 70 से 110 के लेवल में ही अपने ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखिए। इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ का शिकायत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का अन्य नाम क्या है? आपको पता है डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 जबकि एक होता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका NIDDM, जबकि बी है आपका जुवेनाइल डायबिटीज़, सी है आपका GDM, जबकि डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, NIDDM। ठीक है, इसमें क्या होता है, नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, NIDDM हो जाएगा टाइप 2 का नाम। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में एक उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर होता है? ठीक है, तो कितनी जनसंख्या पे होगा, तो मैदानी क्षेत्र देख लीजिए आप। ठीक है, मैदानी क्षेत्र पे कितना में होगा? दो क्षेत्र होते हैं एक्चुअली, अगर जो आप स्वास्थ्य केंद्र का जो बनाया जाता है स्वास्थ्य केंद्र, वह मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दो भागों में बांट करके बनाया जाता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये डिवाइड करता है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन ए है आपका 1000, बी है आपका 3000, सी है आपका 2000, जबकि डी है आपका 5000। तो मैदानी क्षेत्र में जो सब सेंटर होते हैं, ठीक है, कितनी जनसंख्या पे होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 5000 की जनसंख्या पे। ठीक है, 5000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर, जिसको कि उप स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, खोला जाता है। ठीक है, और यहीं अगर जो पहाड़ी क्षेत्र होता तो पहाड़ी क्षेत्र में कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, 3000। इसी प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, यह जो है खोले जाते हैं कैसे, तो अगर जो हम PHC की बात करें तो PHC जो खोलने का मैदानी क्षेत्र में है वो आपका 30,000 पे है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 पे है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जो हम CSC की बात करें तो CSC मैदानी क्षेत्र में कितना पे, 1,20,000 की जनसंख्या, पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या। ठीक है, आप जानते हैं रेफरल यूनिट कैसे होता है, स्वास्थ्य सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये 3 लेवल हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। HPV वैक्सीन किस आयु वर्ग में लगाया जाता है? HPV का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। ठीक है, इससे क्या होता है, HPV वायरस जो होते हैं उससे क्या होता है, तो आपका सर्विकल कैंसर का कारक है, वो महिलाओं में होता है सर्विक्स का कैंसर। ठीक है, तो सर्विक्स का कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसको कि HPV वैक्सीन कहा जाता है। तो किस आयु वर्ग में लगाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 18 से 45 वर्ष, बी है आपका 10 से 12 वर्ष, ठीक है, और सी है आपका 20 से 40 वर्ष, जबकि डी है आपका 20 से कम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि HPV वैक्सीन जो कि सर्विक्स कैंसर से हमें बचाता है वो किस आयु में लगना चाहिए, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, 10 से 12 वर्ष के बीच। ठीक है, मतलब कि महिलाओं का यंग एज जो होता है, ठीक है, एडोलसेंट में ही वो वैक्सीन लगा दिया जाता है ताकि उन्हें बाद में जो है सर्विक्स कैंसर से बचा सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और सर्विक्स कैंसर का ही एक स्क्रीनिंग होता है जिसको कि आप पैप सीमियर बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स कैंसर का जो स्क्रीनिंग डायग्नोसिस किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो पैप सीमियर एक डायग्नोसिस टेस्ट कहलाता है, पैप सीमियर टेस्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा गर्भ निरोधक साधन जो है STD से बचाता है? STD क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेक्स के द्वारा या सेक्स के कांटेक्ट से फैलने वाले जो रोग हैं उसे STDs कहा जाता है। तो वह कौन सा साधन है कॉन्ट्रासेप्टिव का जिसके प्रयोग करने से हम STD से बच सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका OCP यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बी है आपका कॉन्डोम, जबकि सी है आपका विड्रॉल, डी है आपका कॉपर टी। तो आपको बता दें
एसटीडी से बचने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कॉन्डोम। ठीक है, कॉन्डोम जो है एसटीडी से बचाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोसिस कौन सा है? डायग्नोसिस क्या कहलाता है? जब हम किसी बीमारी को पहचानने के लिए टेस्ट करते हैं वो डायग्नोसिस टेस्ट कहलाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बी है आपका मेमोग्राफी, सी है आपका TSE, ठीक है, जबकि डी है आपका ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में देख लिया आपने। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सबसे आसान टेस्ट होता है, ठीक है, यह एज पे भी डिपेंड करता है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उन महिलाओं के लिए उपयोगी होता है जिसका कि उम्र 40 से कम है। ठीक है, 40 से अगर जो कम है महिला का उम्र तो वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि BSE कर सकती है। अगर उनका उम्र 40 से अधिक है, ठीक है, तो वो मेमोग्राफी से ही होगा। ठीक है, मेमोग्राफी से होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है TSE जो है ये MRI का एक भाग है जिसको कि आप टर्बो स्पाइन इको कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप TSE देख रहे हैं ये MRI का एक भाग होता है जिसमें MRI करके पता लगाया जाता है। तो ये 40 उम्र के बाद का जांच है, 40 से कम है तो BSE ही होगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फार्मर्स लंग नामक एक्यूपेशनल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? एक्यूपेशनल मीन्स होता है व्यवसाय। ठीक है, तो फार्मर एक व्यवसाय है, फार्मर का जो काम करते हैं, कृषि का जो काम करते हैं। तो कृषि के काम में लगे आदमी को जो बीमारी होती है वह कौन सा बीमारी होता है? तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका कोल डस्ट यानी कि कोयले का राख का बीमारी, बी है आपका सिलिकोसिस, सी है आपका हेड ग्रेन डस्ट, जबकि डी है आपका एस्बेस्टोसिस। तो ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज। ठीक है, और किसान क्या उगाता है? तो अनाज उगाता है। तो अनाज को उगाने में आपने देखा होगा जब अनाज को तैयार किया जाता है तो बहुत सारा धूल जो है, जो भूसा होता है, जो पुआल होता है, उससे जो धूल निकलता है उससे जो है फार्मर को एक लंग्स में एक बीमारी होती है। ठीक है, तो उसे फार्मर लंग्स बीमारी कहते हैं। तो वो किससे होता है? तो हे ग्रेन डस्ट से होता है, जो अनाज का जो धूल होता है उससे होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हे ग्रेन डस्ट, फार्मर्स लंग के लिए। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा एक बार आपके बुक में। ठीक है, आपको एक बुक रिकमेंड करते हैं जो कि मिशन CHO का है, स्टाफ नर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, आप देख लीजिए, हम आपको एक बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम दे देते हैं। ठीक है, V2 नर्सिंग आप लोगों के लिए लाया है काफ़ी सस्ते दामों में नर्सिंग कॉम्पिटिटिव बुक जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आगामी BTSC नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपके BTSC सिलेबस जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। यह स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यह जो है आपको इंग्लिश माध्यम में मिल जाएगा, अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी माध्यम में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये वही बुक है जो आपने देखा है। इसमें 7000 MCQ है, 4500 की पॉइंट्स है, जबकि 35 ओल्ड CHO के पेपर हैं, CCH के पेपर हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स ANM CCH CHO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसका जो लैंग्वेज है हिंदी है, जिसमें जो भी हार्ड वर्ड हैं वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से बुक को जो है बनाया गया है खास करके स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, आप यह बुक जो है खरीदिए और BTSC का तैयारी जो है आप अपने घर पे अच्छे से कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी जो है आपको इस बुक से हो जाएगा। उसके बाद मिशन ओल्ड पेपर है उन छात्रों के लिए जिनका की तैयारी हो चुका है, अब वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है इस बुक को ले सकते हैं, जिसमें से आपको 2015 से लेकर के 2023 तक का इंडिया में जितने भी एग्जाम नर्सिंग के हुए हैं उसके सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो छात्र एम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एम्स के लिए स्पेशली ये बुक जो है मिशन परिचारिका बनाया हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें जो है आपको प्रोसीजर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और आसान भाषा में बुक जो है लिखी हुई है और आपको यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और इन सब बुक को खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में हम दे देंगे, आप वहाँ से संपर्क करके इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो आपने देखा ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं, आपके आगामी जो भी एग्जाम हैं BTSC का हो या CHO का हो या फिर NHM का हो, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें जो पॉइंट्स वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बहुत ही अच्छी बुक है, हम रिकमेंड कर रहे हैं। आपको अगर जो लेना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें, आपको विदिन 5 to 6 डेज आपको बुक जो है डिलीवर हो जाएगी। यह ऑल इंडिया डिलीवर है, ठीक है। बस आप हमें एक मैसेज करिए, आपको सबसे सस्ते दामों में किताब देने का हम वादा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने डेसिबल तक की ध्वनि रिकमेंड की गई है? स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी मैन के लिए कितने डेसिबल, डेसिबल एक मात्रा होता है ध्वनि का, ठीक है, उस ध्वनि का मात्रा को हम सहन कर सकते हैं और कितनी ध्वनि की डेसिबल की मात्रा को हम सुन सकते हैं। तो ध्वनि रिकमेंड कितना किया गया है स्वस्थ मनुष्य के लिए? आप देखिए, ऑप्शन ए है आपका 50 डेसिबल, बी है आपका 85 डेसिबल, सी है आपका 110 डेसिबल, जबकि डी है आपका 160 डेसिबल। तो आपको बता दें, स्वस्थ मनुष्य के लिए जो रिकमेंडेड डेसिबल है वो ऑप्शन बी यानी कि 85 डेसिबल का है, डी बी, ठीक है। 85 डेसिबल तक के ध्वनि को मनुष्य आसानी से सहन सकता है, अच्छे से सुन सकता है। इससे बढ़ेगा तो कान में क्या होता है, धीरे 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 दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एनआरएचएम कार्यक्रम के तहत एक आशा की नियुक्ति कितनी जनसंख्या पर की जाती है? एनआरएचएम आप जानते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसका कि शुरुआत 2005 में हुआ था, ठीक है। तो एनआरएचएम के कार्यक्रम के तहत एक आशा, आप अपने गांव में देखे होंगे, आपके वार्ड में एक एक आशा की नियुक्ति की जाती है। तो उस आशा की नियुक्ति जो है कितने जनसंख्या पे की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 1000, बी है आपका 5000, सी है आपका 3000, जबकि डी है आपका 2000। तो एक आशा की जो नियुक्ति की जाती है वो ऑप्शन ए यानी कि 1000 की जनसंख्या पे की जाती है, ठीक है। 1000 की जनसंख्या पे एक आशा की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 18। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की उपयोगिता, आपने कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ा होगा। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हॉस्पिटल के जो है बैकबोन माना जाता है। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोगिता होती है। तो ये क्या होती है, इसका उपयोग, इसका यूज़ क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। कलेक्टिंग डाटा, पेशेंट का हो या फिर मैन पावर का हो, है ना, उसका डाटा को कलेक्ट करना। बी है आपका टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में भी इसका यूज़ होता है, जी ठीक है। मेडिकल के रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स में जैसे हम लोग सार्स, मृत्यु दर हो गया, जन्म दर हो गया, है ना, आपका इनफर्टिलिटी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, इन सब का डाटा जो है हॉस्पिटल कलेक्ट करके प्रत्येक वर्ष एक गजट में प्रकाशित किया जाता है कि किस राज्य का या फिर देश का जो IMR है, MMR है, वो कितना है। यह हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के अनुसार ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सी देखिए क्या है, इक्वल डॉक्यूमेंटेशन। एक डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो बराबर होता है, हर एक पेशेंट का इक्वल डॉक्यूमेंटेशन होता है। और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स की जो उपयोगिता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिए हो सारा सही है, डाटा कलेक्ट करने में, हेल्थ एजुकेशन में, इक्वल डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कुत्ता काटने के बाद नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होगा? डॉग बाइट में, ठीक है, डॉग बाइट आप जानते हैं, कुत्ता काटने के बाद नर्स के पास जब आएगा पेशेंट तो उनका जो फर्स्ट काम होगा, फर्स्ट एड होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं देना, जबकि बी है आपका काटे हुए स्थान को H2O2 से धोना, सी है आपका घाव को बहते हुए जल एवं साबुन से साफ करना, जबकि डी है आपका घाव को टाँके लगाना। तो आपको बता दें, जब भी डॉग बाइट का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहला काम जो है, जिस जगह पे कुत्ते के द्वारा काटा गया है उस जगह को बहते हुए जल से, साबुन से साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, घाव को बहते हुए जल से, साबुन से साफ करना, ठीक है। उसके बाद ही आगे का कोई जो है काम किया जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं एंटी रेबीज का वैक्सीन लगाया जाता है पेशेंट को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। ब्रेस्ट मिल्क को कितने समय तक स्टोर किया जाता है? स्टोर मीन्स होता है एक समय के लिए जो है उसे संभाल के रखा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क यानी कि स्तन का मिल्क, ठीक है, कब तक स्टोर कर सकते हैं? तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 4 घंटा, बी है 8 घंटा, सी है 12 घंटा, जबकि डी है 24 घंटा। स्टोर करने की बात हो रही है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो 4 आवर तक कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल होता है 4 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे। अगर हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे तो उसे ऑप्शन डी यानी कि 24 घंटा तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं ऑन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 24 घंटा तक वो यूजेबल होता है, ठीक है। तो स्टोर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे होता है तो 4 घंटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में नवजात मृत्यु दर IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मुख्य कारण क्या है? मतलब ये जो IMR देख रहे हैं, तो IMR जो नवजात की मृत्यु होती है, इसका ये साफ साफ मतलब है कि नवजात की जो मृत्यु होती है वो सबसे किस कारण से होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। IMR सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका प्री मैच्योरिटी, बी है आपका इन्फेक्शन, सी है आपका RDS, जबकि डी है आपका डायरिया, ठीक है। तो IMR का जो मुख्य कारण है भारत में वो आपका ऑप्शन ए यानी कि प्री मैच्योरिटी का है,
ठीक है। और प्री मैच्योरिटी कब होता है बच्चा? जब बच्चे का डिलीवरी 37 सप्ताह से पहले का हो या फिर उसका वजन जो है 2.5 kg से कम हो, उसे क्या कहा जाता है? प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है, ठीक है, या फिर लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। तो इसका IMR का जो मेन कारण है वो यही है, प्री मैच्योरिटी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम मरीज कब रिपोर्ट किया गया था? स्मॉल पॉक्स चेचक को कहा जाता है, एक चिकन पॉक्स होता है जिसे कि आप छोटी माता कहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है। तो स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी इंडिया से जो है इसका इरेडिकेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका अंतिम मरीज कब रिपोर्ट किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 1977, बी है आपका 1978, सी है आपका 1975, जबकि डी है 1982। तो भारत में जो चेचक का स्मॉल पॉक्स का अंतिम मरीज रिपोर्ट हुआ था वो ऑप्शन सी यानी कि 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आसाम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ये आसाम में हुआ था, ठीक है। और अगर जो हम विश्व की बात करें, विश्व में स्मॉल पॉक्स का अंतिम मरीज कहाँ रिपोर्ट हुआ था? तो वो हुआ था सोमालिया में, अफ्रीका कंट्री में, ठीक है। और ये कब विश्व में इरेडिकेशन हो गया? तो 1977 में हो गया, ठीक है। भारत में 1975 में और विश्व में 1977 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, पानी से डर लगना, पानी से डर जिसे कि आप हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कौन सी बीमारी में होता है? हाइड्रोफोबिया एक सिम्टम्स है जो कि पेशेंट में देखा जाता है। पेशेंट जो है पानी से डर लगता है पानी से, तो वह कौन सी बीमारी में होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका मलेरिया, बी है आपका रेबीज, सी है आपका रूबियोला, जबकि डी है आपका खसरा। तो पानी से डर लगने का जो बीमारी में होता है सिम्टम्स, वो आपका ऑप्शन बी रेबीज में होता है, ठीक है। रेबीज के कंडीशन में पेशेंट को पानी से डर लगता है जिसे कि आप हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और रेबीज कब होता है? कुत्ता के काटने से या फिर बंदर के काटने से, ठीक है। रेबीज वायरस जिस जानवर में पाए जाते हैं, अगर उस जानवर के द्वारा काटा गया है पेशेंट को, तो अगर उसका इलाज या वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक सिम्टम्स है आपका पानी से डर लगना। तो रेबीज के पेशेंट में ये देखा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, रेबीज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। राइस वाटर स्टूल यानी कि चावल के माड़ जैसा दस्त कौन सी बीमारी का मुख्य लक्षण है? ठीक है, राइस वाटर स्टूल, बिल्कुल राइस के पानी के जैसा स्टूल कौन सी बीमारी में होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका विब्रियो कोलेरा, बी है आपका विब्रियो टेनिसली, सी है आपका सिजेला डिसेंट्री, जबकि डी है आपका सिजेला कोलेरा, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल आप जानते हैं कोलेरा में देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा कोलेरा फैलता है, ठीक है। वह कौन सा बैक्टीरिया है? तो विब्रियो कोलेरा है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, देखिए क्या है। इंसिनरेशन किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? इंसिनरेशन मीन्स होता है जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना इंसिनरेशन कहलाता है। यहाँ पे प्रबंधन पूछ रहा है और हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंसिनरेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल में जो कचरा जमा होता है, जमा होने के बाद उसे कंपोस्ट किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा येलो, ब्लैक, वाइट, इन सब में कचरा पहले जमा किया जाता है, फिर उस कचरा को एक जो है आपका एक बनाया हुआ आता है कंपोस्ट हाउस, वहाँ पर ले जा करके कचरे का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी जिसको कि आप प्रबंधन कहते हैं। तो उसमें से एक विधि है आपका इंसिनरेशन का, मतलब कि जलाना। तो वह कौन से ऐसे वेस्ट होगा, कौन सा कचरा होगा जिसे कि जलाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका वेस्ट शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब कि धार वाले कचरा, जिसमें से नुकीला धार हो गया, जैसे सीजर हो गया है ना, नीडल हो गया, ये वगैरह। बी है आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब मनुष्य के अंग, जैसे कि सर्जरी में किसी का कोई अंग निकला है या फिर एक्सीडेंट में या फिर अगर जो घाव का ड्रेसिंग हुआ है तो उसमें से जो एनाटॉमिकल वेस्ट निकले हैं, ठीक है, वो हो गया। सी है आपका रेडियोग्राफिक वेस्ट। रेडियोग्राफी क्या होता है? जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह या फिर एक्सरे वगैरह में जो वेस्ट कचरा निकलता है वो हो गया। और डी है आपका यूज्ड बैटरीज, बैटरी यूज़ क्या हुआ? बैटरीज। तो इंसिनरेशन किस में करेंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब मनुष्य का कोई भी अंग अगर कचरा में आया है तो उसका प्रबंधन के लिए उस कचरे को जला दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है।
तो चलिए, ये आपको जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, और आज क्वेश्चन हमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे इनका आंसर की दे दिया है, और हम इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और बाकी आपको अगर बुक लेनी हो तो बुक के लिए आप हमसे संपर्क करें, आपको बिल्कुल सस्ते दामों में फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से सस्ते दामों में जो हम आपको बुक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसी बुक का क्वेश्चन है, और बिहार में जो आगामी BTSC का जो एग्ज़ाम होना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए और भीड़ से अलग हो जाइए, क्योंकि आपको पता है बिहार में जो एक नर्सिंग का जो लेवल है वो अभी बिल्कुल आप समझिए तो फर्स्ट लेवल पे ही है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो अलग हो जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो वहीं रह जाएंगे। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, और पढ़ने के लिए बुक बहुत ज़रूरी है, जिसमें MCQ थ्योरी सारा दिया हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा उसमें, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।